हेलो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। रोजगार विद अंकित परिवार में आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी प्यारे बच्चे जरा जल्दी से क्लास में जुड़े। स्थलाकृतियां पार्ट 2 टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित। इसमें हम विभिन्न स्थलाकृतियों की चर्चा आपके साथ करेंगे। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, इनकी चर्चा करेंगे, है ना। कल भी स्थलाकृतियों नाम का टॉपिक ही चलेगा। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की चर्चा कल की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करेंगे भाई सेशन को। बहुत सारे प्यारे बच्चे इस समय मेरे सामने क्लास में लाइव आ चुके हैं। एक मिनट देख लेते हैं कौन कौन क्लास में लाइव है। जी भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। रजनीश कुमार जी, शिवम चंद्रा जी, वैशाली जी, निशांत कुमार जी, स्नेहा जी, अतुल जी, अर्पित शाक्य जी, काजल जी, रवि जी, सूरज साहू जी, बबलू योगीनाथ जी, आशीष कुमार भारती जी, ऋतिक रोशन जी, निधि प्रजापति जी, यतेंद्र कुमार जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाइव है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चे स्टार्ट करते हैं। जहां कल हमने छोड़ा था वहीं से आगे आप लोगों को बढ़ाएंगे। यहां से बेटा स्थलाकृतियों से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी के द्वारा निर्मित है, या हम क्वेश्चन पूछे जाएगा कि बताओ भाई, जैसे पूछ लिया कि जलज गर्तिका किसके द्वारा निर्मित होती है, किस पवन के द्वारा, नदी के द्वारा, हिमानी के द्वारा, किसके द्वारा निर्मित होती है। ऐसे करके अवनवन कुंड किसके द्वारा निर्मित होता है, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, ये किसके द्वारा निर्मित होते हैं। ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछे। तो मेरे बच्चे, हम लोग संप्राय मैदान तक कल चर्चा कर चुके हैं। अब चर्चा काय चीज की करने जा रहे हैं बेटा। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं जलोढ़ पंख की। काय चीज की? जलोढ़ पंख की चर्चा करने जा रहे हैं। देखो क्या है कि एक पर्वत है। ये क्या है? एक पर्वत है, माउंटेन। पर्वत यानी कि माउंटेन। ये एक पर्वत है, एक माउंटेन है। और प्यारे साथी, इस पर्वत से नदी निकलती है। क्या निकलती है? नदी निकलती है। क्यों? क्योंकि यहां ये देखिए, यहां पर बर्फ जमी हुई है। क्या जमी हुई है? बर्फ। ये देखिए, ये जमी हुई है बर्फ। अब आप कहोगे कि गुरुजी बर्फ का कलर ऐसा थोड़ी नहीं होता है। मैं जानता हूं कि भाई बर्फ का कलर ये नहीं होता, लेकिन इस बोर्ड का कलर व्हाइट है। और अगर मैं बर्फ का कलर व्हाइट बनाऊंगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा। इसलिए मजबूरी बस मुझे बर्फ का ये कलर बनाना पड़ा है। ठीक है जी। अब मेरे बच्चे क्या हो रहा है, यहां से इस बर्फ के पिघलने से नदियों का निर्माण हो रहा है। किनका निर्माण हो रहा है? नदियों का निर्माण हो रहा है। और नदियां बुरी तरीके से इसको काटती हैं। ऐसे करके काटती है, 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 ऐसे करके काटती है। बुरी तरीके से इसको काटती है। कौन काटती है? नदियां काटती है भाई। मेरे बच्चे, नदियां काटती हैं। और नदियां जब काटेंगी तो पर्वत का कटाव करेंगी। पर्वत के टुकड़ों को अपने साथ काटकर नीचे लेकर जाएंगी। पर्वत के टुकड़ों को काटकर अपने साथ लेकर जाएंगे। कौन? नदियां मेरे बच्चे। प्यारे साथी, कौन? रिवर्स। ये देखिए, और कटाव करेंगी। कहने का मतलब धुआंधार कटाव करेंगी, धुआंधार कटाव करेंगी, धुआंधार कटाव करेंगी, धुआंधार कटाव करेंगी। इस कारण से क्या होगा? इस कारण से कुछ ऐसी स्थलाकृति बन जाएगी इसके कटाव के कारण। देखो, मैं ऐसे करके स्थलाकृति बन जाएगी इस प्रकार की। जैसे, एक मिनट, ऐसी स्थलाकृति बन जाएगी। एक तरफ तो ये है और एक तरफ ये देखिए। और
ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है जी। ऐसे करके ये स्थलाकृति बन जाएगी। ठीक है जी। ये ये क्या है, ये पर्वत के टुकड़े हैं, ये पर्वत के क्या है, टुकड़े हैं। यत्र तत्र पर्वत के टुकड़े यहाँ पर बिछे हुए, कुछ इस प्रकार की स्थलाकृति बन जाएगी। क्या बन जाएगी भाई, कुछ इस प्रकार की स्थलाकृति बन जाएगी पर्वत के इस कटाव के कारण। पंखनुमा आकृति, पंखनुमा, इसी को जलोढ़ पंख कहते हैं। किसका नतीजा है, कटाव का, अपरदन का नतीजा है। कटाव और जमाव दोनों कहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जमाव भी तो हुआ है। हाँ, कटाव और जमाव का नतीजा है मेरे बच्चों, बोलो, कटाव और जमाव का नतीजा। यहाँ कटाव भी तो हुआ है मेरे बच्चों, तो इसीलिए मेरे प्यारे साथी यहाँ पर आपने देखा, क्या देखा मेरे बच्चे, क्या देखा आपने, ऐसी स्थलाकृति बन गई, और इसी को जलोढ़ पंख कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख कहते हैं। एलुवियल फैन के नाम से इसको, जलोढ़ पंख के नाम से पुकारते। यहां पर देखिए फटाफट से लिखा हुआ है क्या, एक और बार समझेंगे कि नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति जलोढ़ पंख है। यह एक रचनात्मक स्थल रूप है, यानी निक्षेपात्मक स्थल रूप है। मैंने कहा पहले कटाव हुआ फिर जमाव हुआ, उसके कारण निर्मित स्थल रूप है। इसका निर्माण नदी की युवावस्था के अंतिम चरण तथा प्रौढ़ावस्था के प्रथम चरण का परिचायक है। नदियां जब अधिक बोझ के साथ पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरकर समतल भाग में प्रवेश करती हैं, तो उनके वेग में अचानक कमी आ जाती है। जैसे ही ऊपर से एकदम से नीचे गिरेंगी, तो उनकी स्पीड में कमी आ जाएगी। क्या चीज में कमी आ जाएगी, स्पीड में कमी आ जाएगी। मेरे प्यारे साथी, काय में स्पीड में कमी आ जाएगी। मेरे प्यारे साथी, इस कारण चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों से लेकर बारीक टुकड़े भी पर्वतीय ढाल के आधार पर पद यानी पैर के पास जमा हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप पर्वतीय ढाल के आधार तल के पास अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख। एक इमेज जलोढ़ पंख का यहां भी है, देखो ये है जलोढ़ पंख। पर्वत है, पर्वत से काटकर नदी निकली, और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अवसादों का जमाव कर दिया, सेडिमेंट्स को डिपोजिट कर दिया, डिपोजिशन कर दिया, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन कर दिया है यहां। और सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के फलस्वरूप ही मेरे बच्चे, किनके फलस्वरूप, सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के फलस्वरूप ही प्यारे साथी, सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के फलस्वरूप ही जलोढ़ पंख का निर्माण। एक होता जलोढ़ शंकु, एलुवियल कोन, ये भी नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। जब ये जो ढाल है, इसको, इसका ज्यादा कटाव हो जाता है, ज्यादा कटाव हो जाता है, ये गहरा ज्यादा हो जाता है, तब मेरे बच्चा जलोढ़ शंकु बनता है। जलोढ़ शंकु कुछ इस प्रकार का होता है, देखो वो ढाल जो है उसका ज्यादा तीव्र हो जाता है, ये जलोढ़ शंकु है। देखो ढाल तीव्र हो गया, ज्यादा कटाव हुआ है, और कटाव करके लंबे क्षेत्र में पर्वत द्वारा, पर्वत से काटकर लाए गए अवसादों का जमाव हुआ है। इसी को एलुवियल कोन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये है एलुवियल कोन मेरे भाई, जलोढ़ शंकु है मेरे भाई। यहां देखो, नदी द्वारा निर्मित, नदी द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति जलोढ़ शंकु है। इस रचनात्मक स्थलाकृति का निर्माण जलोढ़ पंख के विस्तार के फलस्वरूप होता है, और इस स्थिति में जलोढ़ पंख के निर्माणकारी पदार्थों में कणों का आकार
अधिक हो जाता है तथा जलोढ़ पंख के ढाल में वृद्धि हो जाती है, ढाल तीव्र हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई? ढाल जो स्लोप है वो तीव्र हो जाता है, ढाल तीव्र हो जाता है, ढाल में वृद्धि हो जाती है। बोलो ये समझ में आया? क्लियर है कि नहीं है? एग्जैक्ट हो गया होगा, हो पक्का समझ में आ गया हो। चलिए ये जलोढ़ शंकु शंकु हो गया। अब बात करते हैं प्राकृतिक तटबंध की। देखो ये प्राकृतिक तटबंध क्या है, इसको भी समझने का प्रयत्न करें। मेरे बच्चा नदी बह रही है, देखिए नदी, ये रही नदी बह रही, और इसकी स्पीड अब बहुत कम हो चुकी है। नदी की स्पीड बहुत कम हो चुकी है, इसीलिए ये क्या करती है, जो अपने साथ अवसाद लेकर आई है ना, सेडिमेंट्स, पर्वत को काटकर, उन अवसादों का जमाव ये अपने तट के आसपास ही करती है। तो मेरे बच्चे, मैं चर्चा क्या चीज की कर रहा था? तटबंध की चर्चा कर रहा था। यहां देखिए एक प्रकार से, देखिए ऐसे करके ये जमा कर दिया है, क्या अवसाद जमा कर दिए, और इन सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के कारण यहां पर ये जो स्थलाकृति बनी है, ये स्थलाकृति देख रहे हो, ये वाली स्थलाकृति, यही तटबंध है। यही क्या कहलाती है? तटबंध है। देखो एक तटबंध ये रहा, ठीक है, एक तटबंध ये रहा, ये तटबंध है, इधर एक तटबंध ये रहा, ये तटबंध है मेरे बच्चा। क्या है? यही तटबंध है। ये निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, नदी की स्पीड बहुत कम हो जाती है। अब वो अपने साथ लाए गए अवसादों को लेकर आगे बढ़ने में ज्यादा सक्षम नहीं रहती, इसीलिए वो यहां पर इनको जमा कर देती है अवसादों को, और मेरे बच्चा तटबंधों का निर्माण। ठीक है जी, मेरे बच्चा किसका? तटबंधों का निर्माण हो जाए। यहां देखिए लिखा हुआ है कि नदी द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति प्राकृतिक तटबंध है। यह एक रचनात्मक स्थलाकृति है। इसका निर्माण मैदानी भागों में बहती हुई नदियों के द्वारा निक्षेपण के फलस्वरूप होता है। यह आकृति में कम ऊंचाई वाले कटकों के समान होते हैं। कटक यानी कि रिज, रिज यानी कि एक प्रकार से पर्वत, कम चौड़े तथा ऊंचे ऊंचे पर्वत जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, उनको कटक कहते हैं। एक प्रकार से पर्वतनुमा आकृति ही होगी। यहाँ पर देखिए पर्वतनुमा आकृति ही होगी, इस प्रकार से ऐसे करके यूं, इसीलिए इनको प्राकृतिक तटबंध कह रहे हैं। नेचुरल, यहाँ देखिए प्राकृतिक तटबंध है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ये प्राकृतिक तटबंध है? आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। और बाढ़ का मैदान कल ही मैंने आपको समझा दिया था। बाढ़ का मैदान क्या होता है? बाढ़ का मैदान जहां जैसे नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, नदी, ठीक है, नदी बह रही है, और नदी में बाढ़ का मौसम यानी कि वर्षा का मौसम आया, नदी के पास क्या है? कुछ अवसाद भी है जो पर्वत को काटकर नदी लाई है, वो सेडिमेंट्स भी है। जब वर्षा का मौसम आता है तो पानी का लेवल नदी में बढ़ जाता है, पानी यहाँ यहाँ फैल जाएगा। बारिश का मौसम समाप्त होगा, पानी पुनः वही की वही आ जाएगा। लेकिन ये जो अपने साथ अवसाद लेकर आई है, सेडिमेंट्स लाई है, उन सेडिमेंट्स का डिपोजिशन यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन सेडिमेंट्स का डिपोजिशन यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो जाएगा, और इन सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के कारण ही नदी के आसपास एक मैदानी इलाका बन जाएगा, और उस मैदानी इलाके को ही हम लोग बाढ़ का मैदान, क्या कहते हैं बेटा? बाढ़ का मैदान, उसको ही हम लोग कहते हैं।
फ्लड प्लेन के तौर पर उसको ही हम लोग जानते हैं। ये बाढ़ का मैदान है जहां प्रतिवर्ष नदियां अपने अवसादों का जमाव कर रही हैं, अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर रही है। वो बाढ़ का मैदान होता है। क्या कहलाता है वो बाढ़ का मैदान कहलाता है। बाढ़ मैदान, फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन्स, ठीक है, बाढ़ मैदान कहलाता है। बोलो ये क्लियर है, समझ में आ रहा है? देखो लिखा हुआ है, नदी द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति बाढ़ का मैदान है। यह एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। इसका निर्माण सरल है। नदी की परिवहन शक्ति बहुत कम हो जाती है तो वह अत्यधिक अवसादों का जमाव करने लगती है और अवसादों का जमाव करने के कारण उसकी धारा तक अवरुद्ध हो जाती है और उसका जल आसपास के मैदानों में फैल जाता है। इस समतल व चौरस मैदान को बाढ़ का मैदान, ठीक है जी। बोलो जी, बाढ़ जहां जहां तक जाती है, पानी का, नदी का पानी जहां जहां तक प्रवाहित होकर जाता है वहां वहां अवसादों का जमाव करता है और समतल और चौरस मैदान बन जाता है। उसी को बाढ़ का मैदान। बोलो मेरे प्यारे बच्चा, उसी को क्या कहते हैं? उसी को बाढ़ का मैदान कहते हैं, उसी को फ्लड प्लेन कहा। बोलो जी, क्या कहा जाता है? फ्लड प्लेन कहा जाता है। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ। चलिए भैया, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मेरे बेटा, नदी द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति डेल्टा भी है, ठीक है जी। क्या है? डेल्टा। डेल्टा तो मैंने आपको बताया ही है। देखिए डेल्टा क्या होता है। ये डेल्टा है, ये डेल्टा है, ये देखिए, ये डेल्टा है, ये डेल्टा है, ये डेल्टा है, ये डेल्टा है। डेल्टा के आकार कई प्रकार के होते हैं मेरे बच्चा। नदी ये भी अवसादों के जमाव से, डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स, उसके कारण बनी हुई स्थलाकृति। किसके कारण बनती हुई है? सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के कारण बनती है। जैसे यहां पर एक नदी बह रही है, क्या बह रही है? नदी बह रही है और नदी अपने साथ अवसादों को लेकर आई। नदी अपने साथ अवसादों को लेकर आई, अवसादों को लेकर आती है, सेडिमेंट्स को लेकर आती है मेरे बच्चा। यहां देखिए, ये सागर है, ये सागर है, सी है, ये सागर या सी है, सी सागर है। क्या है मेरे बच्चा? सी है, यानी कि सागर है। अब वो नदी जैसे जैसे मैदानी इलाके में आगे बढ़ती है उसकी स्पीड कम होती चली जाती है, उसकी स्पीड कम होती चली। एक समय आता है कि उसकी स्पीड इतनी कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि वो अपने साथ जो पर्वत को काटकर लाए गए अवसाद हैं उनको आगे लेकर जाने में सक्षम नहीं रहती। फलस्वरूप क्या होता है? फलस्वरूप अवसादों का निक्षेपण हो जाता है, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो जाता है। अवसादों का निक्षेपण, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन। अवसादों का क्या हो जाता है? निक्षेपण हो जाता है, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन, ठीक है जी। सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो जाता है, अवसादों का मेरे बच्चा निक्षेपण हो जाता है और एक स्थलाकृति बन जाती है उस डिपोजिशन से, उस निक्षेपण से। ये क्या बन जाती है? एक लैंडफॉर्म, एक स्थलाकृति। और उस लैंडफॉर्म को ही हम डेल्टा कहते हैं। उस लैंडफॉर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं? उस लैंडफॉर्म को ही हम लोग डेल्टा कहते हैं। बोलो जी, क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं उस लैंडफॉर्म को। तो डेल्टा समझ में आया क्या हो गया? अच्छा, डेल्टा जो है उसके कई रूप, कई आकार हो सकते हैं, हैं? कई आकार हो सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, पक्षी के पैर जैसा भी डेल्टा हो सकता है, वर्ड फुट
डेल्टा ये रहा, देखो ये पक्षी के पैर जैसा एक डेल्टा है, ऐसा भी डेल्टा हो सकता है, ऐसा भी डेल्टा हो सकता है, किसी भी आकार प्रकार का डेल्टा हो सकता है। किसी भी आकार प्रकार का मेरे बच्चा क्या होता है, डेल्टा हो सकता है। तो बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है? बहुत अच्छी बात। अब इसके बाद मेरे बच्चा एक स्थलाकृति जलप्रपात भी हो सकता है, वाटरफॉल्स, जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है, जब ये कोई उच्च भूमि है, उच्च भूमि, और प्रवाहित जल जब किसी उच्च भूमि से नीचे गिरता है तो मेरे बच्चा जलप्रपात का निर्माण हो जाता है, वाटरफॉल्स का निर्माण हो जाता है, वाटरफॉल्स का निर्माण हो जाता है, जलप्रपात का निर्माण हो जाता है। हालांकि शायद मैं कल बता चुका हूं जलप्रपात, तो फिर तो आगे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप लोगों को समझ अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा, कोई बात ही नहीं है ना। चलिए मेरे बेटे, तो इस प्रकार नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां पूर्ण हो गई, जितनी हो सकती थी वो मैंने बता दी। देखिए कैसे बनेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किससे बनेंगे ये इंपॉर्टेंट है। जनरली जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए वो इसी प्रकार से आए हैं, टॉर का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रकार से होता है, जलोढ़ शंकु का निर्माण किसके द्वारा होता है, जलप्रपात का निर्माण किसके द्वारा होता है। एक उदाहरण में बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मेरे बच्चा। इसके बाद हम पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की चर्चा आपके साथ। देखो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कंप्लीट हो गई, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, निर्मित स्थलाकृति, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, टॉपिक कंप्लीटेड, टॉपिक कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, पूरी तरीके से टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक का नाम क्या है, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर, क्या, लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर्स, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति। ठीक है जी, खत्म। अब किसकी बात करेंगे, अब दो जो बात करेंगे मेरे बच्चा, अब हम बात करेंगे पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, निर्मित स्थलाकृति। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा मेरे बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। बोलो जी, किसके द्वारा, पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। देखिए ऐसी ऐसी स्थलाकृतियां होती, ये स्थलाकृति, ये ऐसी स्थलाकृति, ऐसी स्थलाकृति, ये पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है मेरे भाई, ये विंड के द्वारा निर्मित। अच्छा विंड मेरे बच्चा कहां अपना प्रभाव ज्यादा दिखाती है, तो पवन जो है वो अपना प्रभाव जिस जगह पर ज्यादा दिखाती है मेरे बच्चे, पता है उस जगह का नाम क्या है, प्यारे साथी बताओ उस जगह का नाम क्या है। तो जिस जगह पवन अपना प्रभाव दिखाती है मेरे प्यारे साथी, प्यारे बेटा, उस जगह का नाम है मरुस्थल। मरुस्थल नाम है उसका, मरुस्थल। और मरुस्थल को ही अंग्रेजी में हम डेजर्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, डेजर्ट के नाम से मरुस्थल को पुकारा। बोलो जी प्यारे साथियों, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, डेजर्ट, मरुस्थल कहा जाता है। और डेजर्ट या मरुस्थल होता क्या है, डेजर्ट या मरुस्थल जो है वो आखिरकार क्या होता है, किसे कहते हैं डेजर्ट, किसे कहते हैं मरुस्थल। तो मेरे बच्चे डेजर्ट या मरुस्थल का मतलब है वो क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा
औसत वार्षिक वर्षा, एवरेज एनुअल रेनफॉल। औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा जहां एवरेज एनुअल रेनफॉल, जहां एवरेज एनुअल रेनफॉल, यहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक हो। कितनी हो? 200 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक हो। सॉरी, 25 सेंटीमीटर या उससे कम हो, मैं उल्टा बोल गया। 25 सेंटीमीटर या उससे भी कम हो, बहुत कम वर्षा हो जहां, उसे हम कहते हैं रेगिस्तान, उसे हम कहते हैं मरुस्थल। और मरुस्थल में पवनें अपना प्रभाव दिखाती, एकदम प्रचंड प्रभाव, एकदम से प्रचंड प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। कौन? पवने मेरे भाई। बोलो मेरे साथी, कौन? पवने, विंड्स। पवने भी अपर्दन से यानी कटाव से भी स्थलाकृतियों को बनाती हैं और जमाव से भी स्थलाकृतियों का निर्माण। कटाव और जमाव दोनों माध्यमों से लैंड फॉर्म्स का निर्माण होता है, स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। किन किन माध्यमों से? कटाव के माध्यम से भी और जमाव के माध्यम से। लैंड फॉर्म का डिपोजिशन होता है, जमाव होता है, यानी कि उनका उनका निर्माण होता है। जमाव का मतलब निर्माण होता है, ठीक है जी। कटाव और जमाव दोनों माध्यमों से। कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं भाई पवन के द्वारा? जरा देख लेते हैं। तो मेरे बच्चा, ये देखिए, ये कुछ स्थलाकृतियां हैं। डिपोजिशनल वर्क के फलस्वरूप जमाव की क्रिया के द्वारा तरंग चिन्ह, बालुका स्तूप और लोयस बनते हैं। और अपर्दनात्मक इरोजनल वर्क के द्वारा, कटाव के द्वारा वातगर्त, इंसेलवर्ग, छत्रक शिला, भूस्तंभ, ज्यूगेन, यारनांग, ड्राइकांटर, जालीदार शिला, पुल इत्यादि का निर्माण। वात गर्त यानी कि वायु के द्वारा निर्मित गर्त, यानी कि वायु के द्वारा निर्मित गड्ढा। सबसे पहले वातगर्त की चर्चा करेंगे मेरे भाई। काय की चर्चा करेंगे? वातगर्त की। देखो, ये एक चट्टान है, इसके ऊपर एक कोमल चट्टान की परत थी, ये नीचे कठोर चट्टान है। पवन चली, घिस्सा दिया उसने, ऊपर की मुलायम चट्टान को उड़ा के ले गई। ऐसे कर घिस्सा दे रही थी, घिस्सा, एकदम से घिस्सा घिस्सा, और ऊपर की कोमल कोमल चट्टानों को, रेत बजरी बालू के कणों को उड़ा के ले गई। क्या बन गया भाई? गड्ढा बन गया। बोलो क्या बन गया? गर्त बन गया, गड्ढा बन गया। इसी गर्त को वात गर्त कहते हैं, इसी गड्ढे को वात गर्त कहते हैं। देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? कि वात गर्त प्रमुख मरुस्थलीय स्थलाकृति है। यह वह गर्त है जिसका निर्माण पवन के अपवाहन कार्य द्वारा धरातल पर बिछी रेत को उड़ाए जाने के कारण, धरातल पर जो रेत बजरी बालू होती है ना, उसको उड़ा के ले जाती है पवन मेरे बच्चा, पर एक गड्ढा बन जाता है। चूंकि वो वायु के द्वारा निर्मित है, इसीलिए वायु वात गर्त है। बोलो भाई, क्लियर हुआ? समझ में आया आपको? यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। चलिए भाई, मेरा आधार नेम रॉन्ग होने से मैं फॉर्म फिल नहीं कर सका। वायु बैच दे दीजिए एयरफोर्स के लिए। रोहित सरन जी, कोई बात नहीं बेटा, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए मुझे, ठीक है? आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, और या फिर हेल्पलाइन नंबर से सहायता न मिले तो फिर एक काम करना, आप जो है मुझे क्या करोगे, आप जो है मुझे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें अपना नंबर, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ते हुए वहां पे एप्लीकेशन लिख देना कि ऐसी ऐसी समस्या है मेरे साथ, और मुझे अपना बैच चेंज करना, हो जाएगा, मैं करवा दूंगा, बोल दूंगा, ठीक है? अभी ये यही वाला बैच तो था ना, एंड जो दूसरा जो बैच आया उसी से संबंधित हो कि पहले बैच से?
रोहित सरन जी किस बैच से संबंधित हो? अभी जो एडमिशन हुए उसी से संबंधित हो ना? पुराने ज्यादा पुराना बैच हो गया होगा तो नहीं मिलेगा फिर, लेकिन अभी आपने लिया है नया बैच है, सॉरी 2.0 बैच, उसमें अगर एडमिट हुए हो तो हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए सिलेबस बेटा पूरा प्रयास है कि जनवरी लास्ट तक आपका कंप्लीट करा दिया जाए ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी जनवरी लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। और रही बात स्टैटिक जीके की, तो किसी जल्द ही किसी अदर टाइम पे, इस टाइम के अलावा किसी अदर टाइम पे आपका बैच स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। फाउंडेशन बैच के हो यानी सॉरी 1.0 तो बेटा मुश्किल है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो बहुत पढ़ाई कर ली यार। अब एक बार तो तुमने बैच लिया 860 रुपए का, 800 850 रुपए का बैच पड़ा था, मुझे पता है उस समय। और ये जो क्वालिटी आप प्राप्त कर रहे हो 1 लाख रुपए वाली है, पता है ऑफलाइन में जाओगे दिल्ली मुखर्जी नगर वगैरह में तो कम से कम लाखों रुपए की फीस ले ली जाएगी। फिर भी तुम ऐसे ऐसा कर रहे हो यार, हैं बदमाशी दे रहे हो तुम। क्यों भाई, बदमाशी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? और कितने पढ़ाई कर ली, ये पढ़ाई तुम्हारी हमेशा काम आएगी, किसी भी एग्जाम में दे लो आप, है किसी भी एग्जाम में दे लो। ना जी ना रोहित सरन जी, इतना फीस नहीं ली, मुझे पता है, मैं इतनी फीस तो है ही नहीं, 1500 रुपए कैसे फीस हो जाएगी। अच्छा फाउंडेशन किसी सब्जेक्ट के फाउंडेशन में हो तो भाई उस संबंध में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, हेल्पलाइन नंबर पे एक बार कॉल करके देख लो, फिर वो वहां से आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ। नहीं सर सौर्य 1.0 1199 रुपए का था। अच्छा, लेकिन बेटा कंसेशन भी तो चल रहा था, 860 रुपए मिल रहा था वो पहले 3 दिन, जिस समय डेमो क्लासेस चल रही थी, उसमें मात्र 860 850 रुपए के आसपास। ठीक है, मुझे अच्छी तरीके से याद है। चलिए नेक्स्ट, अब हम चर्चा करते हैं मेरे बच्चा दूसरे, किसकी, दूसरी स्थलाकृति की चर्चा करते हैं। सेकंड जो लैंडफॉर्म है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। कुछ देखो इस प्रकार से इनसेल वर्ग की चर्चा कर रहे हैं। एक प्रकार से जो समप्राय मैदान होता है ना, समतल प्राय मैदान, नदी भी बनाती है और कई बार मरुस्थलीय इलाकों में पवन बहुत तेज गति से क्रिया करती है, और पवन भी जो रेत बजरी बालू के कण है उनको बहाते हुए ले जाती है, उड़ाते हुए एक जगह से दूसरी जगह जमा कर देती है, और इससे मैदानी इलाकों का भी निर्माण हो सकता है। अच्छा 1199 का होगा, ओके 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 ओके, 1199 का ही होगा, मान लिया मैंने, मान लिया भाई मैंने, मान लिया। ठीक है ठीक है भाई, ओके ओके ओके, 1500 का था। ठीक है ठीक है, रोहित सरन जी मैं कह चुका हूँ इनसे, बेटा आप बात कर लेना हेल्पलाइन नंबर पे, पुराना बैच है, काफी पढ़ चुके हो, खत्म होने वाला है बेटा। आप ऐसे समय पे तुम कहोगे कि बैच चेंज कर दो, तो बताओ कैसे संस्था है, काफी पढ़ चुके हो। मेरी सलाह तो यही है, इस बार फॉर्म नहीं भर पाए तो अगली बार तो भरोगे, एक बार एनडीए की तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। अगली साल आप सोचोगे अगली साल पूरे 6 महीने के अंदर अंदर में तैयारी कर लूंगा, नहीं कर पाओगे, यूपीएससी का मामला है। आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, अगर अगले अटेम्प्ट में आप तैयारी करना चाहते हो तो अभी से लग जाओ यार, क्यों बैच चेंज कर रहे हो? विकल्प हमेशा संकल्प को हिलाता है। अगर आपने संकल्प कर लिया है कि मुझे एनडीए के थ्रू आर्मी में अधिकारी बनना है, तो फिर विकल्प मत लो, संकल्प पे अड़िग रहो। इसकी एक बार तैयारी कर ली, भविष्य में आपको किसी भी बैच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना स्ट्रांगली यहाँ पर पढ़ पा रहे हो। एयरफोर्स वाले बैच में आप ले लोगे, लेकिन एयरफोर्स वाले में इतना कंटेंट थोड़ी ना मिलेगा, है? चलिए इधर देखिए मेरे बच्चे, मैं क्या कह रहा था, तो मैं कह रहा था कि एक समतल प्राय मैदान है और उसमें कहीं कहीं कठोर चट्टान के टीले मिलते हैं। क्या? कठोर चट्टान के टीले मिलते हैं। देखो ये समतल प्राय मैदान है और इसमें कठोर चट्टान के बीच बीच में टीले मिल रहे हैं, और ये कहाँ, मरुस्थलीय क्षेत्रों में है, इन्हीं को इनसेल वर्ग कहा जाता है। देखिए इनसेल वर्ग प्रमुख मरुस्थलीय स्थलाकृति है, पवन के प्रभावकारी अपर्दन से जल चट्टानी जब चट्टानी भाग जब चट्टानी भाग कट छटकर, क्या, कट छटकर, चट्टानी भाग कट छटकर समतल हो जाता है और यत्र तत्र कड़े चट्टान टीले के रूप में उभरे रह जाते हैं, तो इन्हें इंसेल वर्ग का नाम दिया जाता है। काय का नाम दिया जाता है भाई? इंसेल वर्ग का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये जो कटे फटे चट्टानी टीले टाइप के हैं, ये इंसेल वर्ग है, ये इंसेल वर्ग।
ये प्राय गुंबदाकार हुआ करते हैं और इनका निर्माण प्राय चट्टानों के अपर्दन तथा अपक्षय के द्वारा होता है। चट्टानों के अपर्दन और अपक्षय के द्वारा इनका निर्माण होता है। बोलो जी, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पर देख लो, ये है मेरे भाई, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा। अब इसके बाद भाई मैं बात करूंगा छत्रक शिला की। देखो, एक चट्टान है ऐसे करके, इसमें कहीं कहीं मुलायम चट्टान भी है, बीच बीच में मुलायम चट्टान है ऐसे करके। ये मुलायम चट्टान, इधर मुलायम चट्टान, इधर मुलायम चट्टान, इधर मुलायम चट्टान, इधर भी मुलायम चट्टान, इधर भी मुलायम चट्टान, इधर भी मुलायम चट्टान, ऐसे करके मुलायम चट्टान थी। ठीक है जी। अब इसने क्या किया, पवन चली, पवन चली है, तेजी से पवन बही है, ऐसे करके चल रही है पवन, यूं ऐसे करके चल रही है पवन, यूं चल रही है, यूं चल रही है, यूं चल रही है, यूं चल रही है। जब पवन चलेगी तो आप जानते हो ना, जो मुलायम चट्टान है उसको बुरी तरीके से जल्दी जल्दी काटेगी, और कठोर चट्टान का कटाव अपेक्षाकृत कम। कभी जब पवन ऐसे चलेगी तो मेरे बच्चा तब भी मुलायम चट्टान को ज्यादा काटेगी, कठोर चट्टान का कटाव अपेक्षा, मुलायम चट्टान का कटाव ज्यादा होगा कठोर चट्टान, और फलस्वरूप मेरे बच्चा कैसी स्थलाकृति बन जाएगी, कुछ इस प्रकार की स्थलाकृति। बोलो जी, कैसी स्थलाकृति बन गई, कुछ इस प्रकार की स्थलाकृति बन गई, यही छत्रक शिला। ठीक है जी, क्या है, यही छत्रक शिला है। देखो, छत्रक शिला प्रमुख गुरुस्थलीय स्थलाकृति है, यह पवन के अपघर्षण, हिस्से के कारण, अपघर्षण यानी घिस्सा के कारण बनी हुई स्थलाकृति है, जो कुकुरमुत्ते जैसी लगती है। पवन घिस्सा दे रही है, घिस रही है, मुलायम भाग जल्दी ज्यादा अपरदित हो गया और कठोर भाग कम अपरदित हुआ, फलस्वरूप कुकुरमुत्ते जैसी आकृति बन गई, यही छत्रक शिला है। बोलो मेरे बेटा, छत्रक शिला बन गई। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे हम बात करेंगे काय की, हम बात करेंगे भूस्तंभ की। बोलो भाई, भूस्तंभ, कुछ ऐसे स्तंभ है, ये देखिए था क्या, भूस्तंभ, ग्राउंड पिलर। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये मुलायम चट्टान है, ऊपर कठोर चट्टान है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, अगल बगल में भी कठोर चट्टान है, और बीच बीच में मुलायम चट्टान है। अब तेजी से पवन चली है मेरे भाई, क्या चली है, तेजी से पवन चली है, फास्ट स्पीड से, खूब तेजी से पवन चली, ऐसे यह पवन चली है, यह पवन चली, यह पवन चली, इधर से चली, इधर से चली, इधर से चली। तो जो मुलायम चट्टाने हैं उनका बुरी तरीके से अपरदन कर दिया गया है, कटाव कर दिया गया है मुलायम चट्टान, और अपरदन और कटाव के फलस्वरूप ये जो मुलायम चट्टाने हैं ये यहां से गायब हो जाएंगी, और मेरे बच्चा कैसी, कठोर चट्टानों के नीचे कुछ इस प्रकार के पिलर्स, कुछ इस प्रकार के पिलर्स जो हैं वो बचे रहे, कठोर चट्टानों के नीचे कुछ इस प्रकार के पिलर्स बचे रहे, इन्हीं को भूस्तंभ कहा जाता है। बोलो जी, क्या कहा जाता है, इन्हीं को भूस्तंभ कहा जाता है। यहां पर देख रहे हो आप, ये देखो, ये यहां पर कैसी चट्टाने हैं, यहां
यहां मेरे बच्चा ये देखिए, ये यहाँ मुलायम चट्टानें थी, यहाँ मुलायम चट्टानें थी, यहाँ मुलायम चट्टानें थी, यहाँ मुलायम चट्टानें थी, ये मुलायम चट्टानें, ये मुलायम चट्टानें हैं, ये देखिए। मेरे एक से एक एक चट्टान हुआ करते थे, लेकिन मेरे बच्चा पवनों ने बुरी तरीके से घिस्सा दिया है, बुरी तरीके से कटाव किया है, बुरी तरीके से घिस्सा दिया है। और पवनों के घिस्से के द्वारा, पवनों के हिस्से के द्वारा मेरे बच्चा ये जो मुलायम चट्टानें हैं वो तो हट गई, और जो कठोर चट्टानें हैं वो बनी, और भूस्तंभ ग्राउंड पिलर का निर्माण। ठीक है जी, भूस्तंभ यानी कि ग्राउंड पिलर का निर्माण। देखो लिखा हुआ है क्या है, कैसे बना। भूस्तंभ प्रमुख मरुस्थलीय स्थलाकृति, इसका निर्माण ऐसे मरुस्थलीय भूभागों में होता है जहां असंगठित रचना वाली सेलों की लंबवत परत के ऊपर कठोर सेल की परत बिछी रह जाती है। असंगठित रचना वाली चट्टानें, असंगठित यानी कि ऊपर कठोर नीचे मुलायम, मुलायम का ज्यादा कटा होता है, और जहां जहां ऊपर कठोर चट्टान रखी होती है वहां उसके नीचे थोड़ी मुलायम चट्टानें भी बची रहे, ऐसा भी होता है मेरे बच्चा। ऐसी स्थिति में पवन तथा जल की संयुक्त प्रभाव से नीचे की असंगठित सेलों का अपरदन हो जाता है, और जहां ऊपर कठोर सेल बिछी रह जाती है उसके नीचे का भाग सुरक्षित रह जाता है। इस प्रकार ऊंचे ऊंचे स्तंभ का निर्माण हो जाता है, जिसे भूस्तंभ कहते हैं मेरे बच्चे। क्या कहते हैं, जिसे भूस्तंभ कहते हैं। बोलो, ही समझ में आ रहा है। पिलर टाइप के हैं, और पवन के गिस्से के कारण, उसके कटाव की क्रिया के कारण बने। ज्यादातर मरुस्थलों में ऐसी स्थलाकृति देखने को, मैं फिर भी बार बार कह रहा हूं, ये बनी कैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा बनी है, पवन के द्वारा बनी है। हालांकि मैं चाहूं तो एक ही क्लास में सारी स्थलाकृतियां करा दूं, बोले ये इससे निर्मित, ये इससे निर्मित, ये इससे निर्मित, ये इससे निर्मित, याद कर लेगा, या कोई ट्रिक बता दूं, लेकिन वो ट्रिक से मजा नहीं आएगा। कोई स्थलाकृति बन रही है तो कम से कम हमें ये पता होना चाहिए क्यों बन रही है, इसलिए करा रहा हूं। ठीक है, शिवम चंद्रा जी बेटा अभी अभी आए हो, मैंने बताया तो है आपको, कई बार एग्जांपल देके बताया कि क्वेश्चन किस प्रकार से है। क्वेश्चन बेटा याद, शिवम चंद्रा जी याद थोड़ी ना रखना है, ये तो बस अपने दिमाग में तैयार करना है। यहां पर देखो, एक टेबल देखोगे तो तुरंत आपको पता पड़ जाएगा। वातगर्त ध्यान आ रही है, इंसलवर्ग ध्यान आ रहे हैं, छत्रकशिला ध्यान आ रहे हैं, भूस्तंभ ध्यान आ रहे हैं, इनको अब याद करने की जरूरत लग रही है। पवन के द्वारा बने हुए गड्ढे वातगर्त हैं, इनमें क्या याद करना है। पवन जब समतल प्राय मैदान का निर्माण कर देती है तो बीच बीच में जो कठोर चट्टानी टीले टाइप के होते हैं गुंबदाकार में, वो इंसलवर्ग है। और पवन के द्वारा निर्मित ऐसी स्थलाकृति कुरमुत्ते जैसी स्थलाकृति छत्रकशिला है। और पवन के द्वारा निर्मित जो पिलर जो बने रह जाते हैं उसके कटाव के कारण वो भूस्तंभ कहलाते हैं। क्या याद किया इसमें आप, बस इस टेबल को भी देख लिया तो 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर ये टेबल देख लो और इमेज देख लो, 5 मिनट के अंदर सारा टॉपिक आपको कवर हो जाएगा। बस पढ़ना है मेरे बेटा। शिवम भाई तुम एक तो टाइम पे नहीं आ रहे हो, और मेरे बच्चा लास्ट में आके फिर तुम बदमाशी है। ये बहुत इजी है मेरे बेटा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, और यहां से कठिन क्वेश्चंस भी आते हैं। क्या, यहां से कठिन क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, आप टेंशन मत लो, 1% भी, बहुत मजेदार चीजें हैं। बस इनके इमेज भी देख लोगे तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इतना मैं दावे के साथ, बस इमेज देख लेना। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में केवल इमेज देख लेना, सारी चीज समझ में आ जाएगी। निर्माण कैसे हुआ ये तो बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। बस हमें इतना करना है कि ये नदी द्वारा निर्मित है, ये पवन द्वारा निर्मित है, ये या इसके द्वारा निर्मित है, ये इसके द्वारा, बस खत्म बात। कल भी मेरे बच्चे हम लोग यही इससे आगे चलेंगे, ज्यूगेन इत्यादि स्थलाकृतियां हैं उनकी चर्चा आपके साथ करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। कुछ बच्चे है ना, बच्चे कह रहे हैं कि भाई गुरुजी थोड़ा सा रिवीजन कर लें, तो कोई बात नहीं, रिवीजन कर लो। ज्योग्राफी बहुत सरल सब्जेक्ट है मेरे बेटा, बिल्कुल भी परेशान मत होना। बहुत सारे नंबर्स भी देती है ये,
और इतनी सरल सब्जेक्ट है कि पूछिए मत। इन नंबर्स को प्राप्त करना बहुत आसान है, बस लगन होनी चाहिए। खूब लगन से मेहनत करेंगे आप, मैं जानता हूँ आपने की भी है लगन से मेहनत और आगे भी करेंगे, ये भी मैं जानता हूँ। ठीक है जी, चलिए तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरे बच्चों में अपनी क्लास का समापन कर देता हूँ। जी जी जी, RWCDS की तैयारी कराता बेटा, अभी कोई नया बैच आएगा केशव कुमार भारती जी, मैं आपको बताऊंगा। अभी तक हमारे पास कोई CDS का बैच नहीं आया है, लेकिन इस NDA के बैच से CDS के बैच में काफी सहायता, देखिए ये मेरा विश्वास। ठीक है, जय हिंद जय भारत।